सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नेमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह अपने बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका चैप्टर 3 चल रहा था और इस 3 चैप्टर में आपका पॉइंट था निषेचन। आपका पॉइंट था निषेचन, जिसे अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, कौन से पौधे में किया, इस बात की चर्चा करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं निषेचन की परिभाषा। देखिए, चाहे पादप हो, चाहे कोई जंतु हो, चाहे मानव हो, उन सभी में निषेचन की एक ही परिभाषा होती है। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन करना। अर्थात जो प्राणी या पादप जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी बनता है। तो इन युग्मकों के आपस की संलयन के होने की जो क्रिया होती है, इन नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस के मिलने की जो क्रिया होती है, इसे कहते हैं निषेचन। तो निषेचन का मतलब यह होता है कि नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं अपन, निषेचन। अपन यहां पर आवर्तबीजी पादपों के अंदर निषेचन देख रहे हैं। तो यहां पर आवर्तबीजी पादपों में नर युग्मक के रूप में पाया जाता है परागकण, और एक परागकण में दो क्या पाए जाते हैं, नर केंद्रक पाए जाते हैं। जबकि मादा युग्मक के रूप में क्या होता है, अंड कोशिका। तो इस प्रकार परागकण और अंड कोशिका के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं अपन, निषेचन कहते हैं। फिर बात आती है कि यह तो हो गया निषेचन की परिभाषा। फिर आता है कि इस निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, यानी अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले निषेचन का अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर द्वारा। किसके द्वारा, स्ट्रासबर्गर द्वारा किया गया था। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी लेसन में एक पॉइंट आएगा द्विव निषेचन, और द्विव निषेचन का जो अध्ययन था वो अध्ययन किया था नावास्चिन ने। किसमें किया था, नावास्चिन ने किया था। अब इस स्ट्रासबर्गर ने कौन से पौधे के अंदर अध्ययन किया था, और वो था लेलियम नामक पादप। इस लेलियम नामक पौधे के अंदर स्ट्रासबर्गर ने निषेचन क्रिया का अध्ययन किया था। अब जो निषेचन है, इस निषेचन की क्रिया का अध्ययन अपन कुछ बिंदुओं के तहत करेंगे, और उसमें पॉइंट आएगा परागकण का अंकुरण एवं परागनलिका की वृद्धि। तो अगला पॉइंट इसी में पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, देखिए, पॉइंट है परागकण का अंकुरण एवं परागनलिका की वृद्धि। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ये पॉइंट होगा। सबसे पहले अपन देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी परागकण का अंकुरण, और उसके बाद देखेंगे अपन परागनलिका की वृद्धि। यहां पर 2 पॉइंट है, आपके बुक में भी दोनों पॉइंटों को अलग अलग दे रखा है। यहां पर पहले पॉइंट में देखेंगे कि
परागकण का अंकुरण कैसे होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। और जब अंकुरण हो जाता है उसके बाद में देखेंगे कि अंकुरण के बाद में जो पराग नलिका बनी है उस पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है, वो ग्रोथ कैसे करती है। तो यहां पर सबसे पहले ले लेते हैं अपन परागकण का अंकुरण। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं परागकण का अंकुरण। प्रिय छात्रों, आपको पता है सबसे पहले क्रिया होती है परागण की। परागण की पोलिनेशन की क्रिया होती है और इस परागण क्रिया के दौरान परागकण पहुंच जाता है कहां पर, वर्तिकाग्र पर। कहां पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। और वर्तिकाग्र पर कैसे पहुंचता है यह आपको मैंने बता दिया था कि किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी वाहक के द्वारा या वेक्टर के द्वारा यह परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यहां पर देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये आपकी वर्तिका है, यह वर्तिका है। वर्तिका का निचला जो भाग होता है यह फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को अपन क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और ऊपरी भाग होता है यह फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्रिय छात्रों, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। इसी प्रकार से ये पोर्शन कहलाता है वर्तिका, जिसे इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। और ये पोर्शन कहलाता है अंडाशय, जिसे इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी। ये आपको पता है अंडप और स्त्री केसर, अंडप कह दो या स्त्री केसर कह दो, अंडप या स्त्री केसर के 3 भाग पाए जाते हैं। आपको यह भी पता है कि परागण के दौरान ये जो परागण की क्रिया है, मान लीजिए ये आपका पुंकेसर है। पुंकेसर का ये पुतंतु है और पुतंतु के शीर्ष भाग पर यह पराग कोश की दोनों पालियां लगी हुई है। यहां पर देखिए आप, ये जो परागकोश की पालियां हैं इनके अंदर गोल लघु बीजाणुधानी होती हैं। और इन लघु बीजाणुधानियों में क्या भरे होते हैं, इनके अंदर परागकण भरे होते हैं। ये परागकण भरे हुए हैं। और जब परागकोश का परिपक्वन हो जाएगा उस समय इसका स्फुटन होगा और स्फुटन के साथ ही परागकण बाहर बिखर जाते हैं। ये परागकण क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब ये जो परागकण होते हैं, ये परागकण कहां पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। यहां पर मान लीजिए ये वर्तिकाग्र पर क्या पहुंच गए, परागकण पहुंच गए। आपको यह भी पता है इन्हें क्या कहेंगे अपन, इन्हें कहते हैं परागकण। इन परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, पोलिनेशन जिसे कहते हैं। यहां पर परागकण पहुंचेगा, इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के बाद परागकण का क्या होता है, अंकुरण होता है। प्रिय छात्रों, परागकण के अंकुरण के लिए वर्तिकाग्र पर परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल परिस्थिति का मतलब यह होता है कि जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र की सतह होती है, वर्तिकाग्र की सतह चिपचिपी होती है, नम होती है और वहां पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें वसा हो सकती है, शर्करा हो सकती है, रेजिन हो सकता है। अर्थात यहां पर जो यह वर्तिकाग्र की सतह होती है, इस सतह के ऊपर वसा पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, रेजिन पाया जाता है, इसके अलावा जल पाया जाता है, जल का मतलब नमी पाई जाती है। और वसा, शर्करा, रेजिन, जल इनके होने के कारण ये परिस्थितियां अंकुरण के अनुकूलित बनाते हैं। इन सभी की उपस्थिति के कारण यहां पर परागकण का क्या होता है, अंकुरण होता है। आपको यह भी पता है कि परागण के बाद जब परागण क्रिया हो जाती है,
परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो परागण के बाद परागकण के अंकुरण में लगा जो समय होता है, मान लीजिए यहां पर आज परागकण आके गिरा और गिरने के 5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 24 घंटे बाद कितने समय लेता है पहुंचने के बाद अंकुरण में जो समय लगता है वो कहलाता है परागकण का अंकुरण काल। कहने का मतलब कि यहां पर परागकण के पहुंचने के बाद उस परागकण के अंकुरण में जो समय लगता है उसे कहते हैं परागकण का अंकुरण काल। और ये जो परागकण का अंकुरण काल होता है ये अलग अलग जाति के पौधों में अलग अलग पाया जाता है। फिर कह रहा हूं मैं कि परागकण का अंकुरण काल किसे कहते हैं, तो इसको समझिए आप। परागण क्रिया होती है, परागण के दौरान परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचे जाता है, तो जरूरी नहीं है कि पहुंचते ही वो क्या हो जाए, अंकुरित हो जाए। उस परागकण के पहुंचने के बाद उस परागकण के अंकुरण में जो समय लगता है वो समय कहलाता है परागकण का अंकुरण काल। यहां तक की बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। यहां पर आपको पता है कि परागकण पहुंच गया, आपने परागकण की स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी और परागकण की स्ट्रक्चर में देखा था आपने कि एक अंदर एक सतत लेयर होती है जिसे अंतःचोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अंतःचोल। और आपको यह भी बताया था मैंने कि इस परागकण के चारों तरफ एक दोहरा आवरण पाया जाता है और आपको यह भी पता है कि बाहर वाला जो आवरण होता है इस आवरण को अपन क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। ये तो हो गया बाह्य चोल, और ये अंदर वाला कहलाता है अंतःचोल। और कहीं कहीं पर यह बाह्य चोल अनुपस्थित होता है, जहां पर यह अनुपस्थित होता है उसे कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं, जनन छिद्र। तो प्रिय छात्रों, जब परागकण का अंकुरण होता है उस समय जो परागकण का अंतःचोल होता है, क्या होता है, यह अंतःचोल। यह अंतःचोल इस जनन छिद्र के द्वारा एक नली के रूप में बाहर आता है। इस नली के रूप में ये जो अंतःचोल होता है ये इस प्रकार से बाहर आता है। ये जो नलिका बनती है ये नलिका किसकी बनती है, अंतःचोल की। और इस नलिका को अपन क्या कहते हैं, पराग नलिका। क्या कहते हैं, पराग नलिका। तो पराग नलिका का निर्माण किससे होता है, अंतःचोल से होता है। और पराग नलिका अंकुरण के समय किधर से बाहर निकलती है, जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है। इसके बाद प्रिय छात्रों यह भी देखना होगा कि अधिकांश पौधों में एक ही पराग नलिका होती है, कि अंकुरण के समय एक परागकण से एक पराग नलिका बाहर निकलती है। इसे कहते हैं एक नलिकीय परागकण। क्या कहते हैं, एक नलिकीय परागकण यानी मोनोसाइफोनस। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे कुछ पादप पाए जाते हैं जिनमें एक से अधिक पराग नलिका उत्पन्न होती है, 2 या 2 से अधिक पराग नलिका उत्पन्न होती है। यदि किसी पौधे में अंकुरण के समय 2 या 2 से अधिक पराग नलिका बनती हैं तो उसे कहते हैं बहुनलिकीय परागकण, अर्थात पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। अर्थात पराग नलिका की संख्या के आधार पर परागकण 2 प्रकार के होते हैं। यदि एक पराग नलिका बनती है तो इसे कहते हैं एक नलिकीय परागकण, जिसे इंग्लिश में मोनोसाइफोनस कहते हैं। यदि किसी पौधे में 2 से अधिक पराग नलिकाएं बनती हैं तो उसे कहते हैं बहुनलिकीय या पॉलीसाइफोनस कहा जाता है। और पॉलीसाइफोनस मैंने कहा अधिकांश पौधों में तो एक नलिकीय ही कंडीशन होती है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें अंकुरण के समय 2 से अधिक नलिकाएं बनती हैं। और ऐसा जनरली किसमें देखा गया है, ऐसा जनरली देखा गया है, इसका एग्जांपल बता रहा हूं मैं। एक तो कुकर बेटेसी व मालवेसी। कुकर बेटेसी व मालवेसी ये 2 कुल के नाम है, फैमिलीज नेम है, पौधे के फैमिली कुल का नाम है ये। एक कुकर बेटेसी कुल के पादप और एक है मालवेसी कुल के पादप। इन 2 कुलों के जो पौधे होते हैं इनमें
दो से अधिक पराग नलिकाएं बनती हैं। देखिए, चाहे पराग कण में दो से अधिक पराग नलिकाएं बने, लेकिन क्रियाशील केवल एक ही नलिका होती है, यानी अंत समय तक केवल एक ही पराग नलिका बचती है, बाकी पराग नलिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। प्रिय छात्रों, पराग नलिका की जो लंबाई होती है ये वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। क्या कह रहा हूं मैं कि पराग नलिका की लंबाई कितनी होगी, वो डिपेंड करता है वर्तिका की लंबाई पर। यदि वर्तिका की लंबाई ज्यादा होती है तो पराग नलिका भी क्या होगी, लंबी होगी। यदि वर्तिका छोटी होती है तो पराग नलिका की लंबाई भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसमें एक डाटा दे रखा है कि जो मक्का होता है, ज्यामेज जो होता है, उसके अंदर पराग नलिका की जो लंबाई होती है वो 450 mm होती है, मिलीमीटर होती है। ये कौन से पौधे का बताया इसने, मक्का के अंदर। मक्का जो पादप है, उस मक्का के पौधे में पराग नलिका की जो लंबाई होती है ये कितनी होती है, 450 mm होती है। तो इस प्रकार से आपका परागकण के अंकुरण का पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसी में अब लेते हैं अपन पराग नलिका की वृद्धि। पॉइंट ऐसे में पराग नलिका की वृद्धि। प्रिय छात्रों, अभी मैंने बताया आपको, यहां पर देखिए आप, यह आपकी वर्तिका है। वर्तिका का निचला जो पोर्शन होता है यह फूला हुआ गोल भाग होता है जिसे अपन अंडाशय कहते हैं, और इसका जो ऊपरी भाग होता है ये कीट समान होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ये तो हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गई वर्तिका, और ये हो गया अंडाशय। यहां पर आपको पता है, यहां पर परागकण आके गिर जाता है। ये परागकण है, ये परागकण की जनन कोशिका है, और ये इसकी काय कोशिका है। ये मान लीजिए परागकण है। अब परागकण यहां पर क्या करेगा, अंकुरण करेगा। इसका क्या होगा, अंकुरण। क्या होगा, अंकुरण। और अंकुरण के दौरान क्या बनती है, पराग नलिका बनती है। और पराग नलिका का निर्माण अभी बताया था मैंने, पराग नलिका का निर्माण होता है अंतःचोल से। अंतःचोल से एक लंबी नलिका बनती है, और ये जो लंबी नलिका होती है ये किसको भेदती है, वर्तिकाग्र। क्योंकि सबसे पहले यहां पर कौन आता है, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र की सत्ता को यह भेदती है, ऐसे इसमें छिद्र बनाती है, और छिद्र बना करके ये किस में प्रवेश कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है वर्तिका में। इस प्रकार से होता है। सबसे पहले इसने किसको भेदा, इसको क्या कहोगे आप, इसको कहते हैं पराग नलिका। पराग नलिका। और आपको पता है कि पराग नलिका में दो क्या पाए जाते हैं, नर केंद्रक। क्या पाए जाते हैं, इनको मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूं, ये क्या है, इनको आप कह सकते हो नर केंद्रक। क्या कहते हैं इनको, नर केंद्रक। कितने हैं ये, दो। ये पराग नलिका सबसे पहले किसको भेदी, वर्तिकाग्र को, और वर्तिकाग्र से फिर किस में प्रवेश कर गई, नर केंद्रक में प्रवेश कर जाती है। क्लियर, यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है कि अलग अलग पौधों में, अब आपको यह भी पता है कि ये जो आपके पराग नलिका है ये किस में वृद्धि करेगी, वर्तिका में, इसी में चलेगी। अब अलग अलग पौधों में वर्तिका की स्थिति अलग अलग पाई जाती है। अब इसमें स्थिति क्या होती है, देखो, जैसे लेलियम व राइबीज, ये दो पौधे के नाम हैं। एक तो है लेलियम और एक है राइबीज। अब लेलियम और राइबीज होता है, ये लेलियम और राइबीज के अंदर, इन दोनों के अंदर जो वर्तिका होती है ये वर्तिका खोखली होती है। क्या होती है, खोखली।
जैसे यह खोखली आपको दिख रही है नलिका जैसी, तो इनकी वर्तिका खोखली होगी। खोखली होने के कारण पराग नलिका इसमें से आसानी से क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेगी, सीधी यहां नीचे तक आ जाएगी। यह तो कंडीशन है किसमें, लेलियम और राइबीज में। आपको यह भी पता है इनकी जो खोखले वर्तिका होती है, यह खोखले वर्तिका होती है, इस वर्तिका में क्या भरा होता है, इस खोखले वर्तिका में भरा होता है सलेस्मा, यानी चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। और ये जो चिपचिपा पदार्थ जिसे अपन सलेस्मा कहते हैं, ये सलेस्मा इस पराग नलिका को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं, अधिकांश पौधों में जो वर्तिका होती है ये ठोस होती है, यानी ज्यादातर अधिकांश पादपों की जो वर्तिका होती है, अधिकांश पादपों की जो वर्तिका होती है ये ठोस होती है, अंदर से बंद रहती है। ठोस का मतलब अंदर से बंद रहेगी। अब आपको पता है जब अंदर से ये बंद है तो फिर इस पराग नलिका को आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं मिलेगा, मार्ग नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। अब ये आगे कैसे वृद्धि करेगी, तो फिर क्या होता है, इस ठोस जो वर्तिका होती है इसमें एक एंजाइम का निर्माण होता है और उसका नाम है पैक्टिनेज। क्या नाम है, पैक्टिनेज। और ये पैक्टिनेज होता है, ये अंदर के उत्तक को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अंदर का उत्तक नष्ट होने के कारण अंदर का भाग खोखला हो जाएगा और उस खोखले भाग में पराग नलिका आसानी से क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे ओइनोथेरा और पिटूनिया। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं आइनोथेरा व पिटूनिया, आइनोथेरा और पिटूनिया जो पौधे होते हैं, इन पौधों की वर्तिका में जैसे मान लीजिए कोशिकाएं इस प्रकार से होती हैं, इनमें ये कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं में ये बीच बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह से होकर के और पराग नलिका क्या करती है, वृद्धि करती है। जिधर से इसको खाली जगह मिलती है, इस प्रकार जहां से इसको खाली जगह मिलेगी उधर से क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेगी। जो कोशिकाओं के बीच बीच में जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह से पराग नलिका क्या करती जाती है, वृद्धि करती जाती है। तो 3 कंडीशन बताई है मैंने। लेलियम और राइबीज के अंदर वर्तिका खोखली होती है जिससे आसानी से पराग नलिका वृद्धि कर लेगी। अधिकांश पौधों में वर्तिका ठोस होती है, उनके अंदर पैक्टिनेज एंजाइम इस ठोस उत्तक को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे अंदर का भाग खोखला होने के कारण पराग नलिका क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेगी। लेकिन आइनोथेरा और पिटूनिया के अंदर कोशिकाएं दूर दूर होती हैं और उन दूर दूर कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह से पराग नलिका आसानी से क्या करती है, वृद्धि करती है। प्रिय छात्रों, आपके वर्तिका, अंडाशय और बीजांड, 3 नाम बोल रहा हूं मैं, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। यह वर्तिका है, यह अंडाशय है, और इस अंडाशय में ये क्या पाए जाते हैं, ये बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीजांड। तो इन तीनों के द्वारा कुछ ऐसे विशेष रासायनिक पदार्थ मुक्त किए जाते हैं। वर्तिका, अंडाशय और बीजांड के द्वारा कुछ ऐसे विशेष रासायनिक पदार्थ स्त्रावित किए जाते हैं और वो रासायनिक पदार्थ पराग नलिका को वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। और पराग नलिका सदैव एक दिशीय वृद्धि करती है। एक दिशीय वृद्धि का मतलब यह होता है कि पराग नलिका सदैव वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय की ओर क्या करती है, वृद्धि करती है। पराग नलिका की जो वृद्धि होती है, उस पराग नलिका की वृद्धि की जो दिशा होती है, ये पराग नलिका के वृद्धि की जो दिशा रासायनिक पदार्थों के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए इसे रसायन अनुवर्ती भी कहते हैं। तो इसका मतलब पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती होती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय
एक दिशीय व रसायन अनुवर्ती होती है, रसायन अनुवर्ती होती है। इस चीज का ध्यान रखना आपको। एक दिशीय का मतलब तो यह होता है कि पराग नलिका इधर उधर वर्दी नहीं करती, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात पहले वर्तिकाग्र में एंटर करेगी, फिर वर्तिका में करेगी और फिर किस में करेगी, अंडाशय में करती है। तो इसकी एक ही दिशा होती है। रसायन अनुवर्ती का मतलब यह होता है कि पराग नलिका की वर्दी की जो दिशा होती है वो वर्तिका, अंडाशय और बीजांड में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए इसको कह देते हैं रसायन अनुवर्ती। तो इस प्रकार से निषेचन कंप्लीट हो गया, पराग कण का अंकुरण हो गया और पराग नलिका की वृद्धि हो गई। अब पराग नलिका वृद्धि कर जाती है, पराग नलिका अंडाशय तक पहुंच गई। अब पराग नलिका, आपको पता है कि अंडाशय में क्या है, बीजांड है। तो पराग नलिका किस में प्रवेश करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। तो अगले कल के अपना जो लेसन होगा, उस कल के लेसन में अपन देखेंगे कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड में कौन सी दिशा से वो प्रवेश करती है, किस प्रकार से प्रवेश करती है, वो कितने प्रकार से प्रवेश करती है। तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।